हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने 7 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। प्योर मोल कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन, प्योर मोल कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन, स्टोकियोमेट्री, इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूमेट्रिक एटॉमिक वेट्स एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हम लोगों ने प्योर मोल कॉन्सेप्ट और कंसंट्रेशन के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको कर लिया है। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को काफी डिटेल में और पूरा कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये सब देख लिया है। अब हम लोग स्टोकियोमेट्री की जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं प्रीवियस ईयर्स में वो सब हम लोग करेंगे। स्टोकियोमेट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि हम लोग जो प्रॉब्लम्स बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड हैं वो करेंगे। इसमें हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट्स नहीं लेंगे। इसमें हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के केस लेंगे। एक टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, हम उसको लेंगे, लेकिन इसमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट्स की प्रॉब्लम्स नहीं लेंगे। तो स्टोकियोमेट्री की जो थ्योरी है वो एक प्रॉब्लम के थ्रू ही समझाऊंगा। पहले आपको बताऊंगा कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या है और तब आगे बात करेंगे। इसमें एज सच बहुत कोई बड़ी थ्योरी नहीं है। मैं आपको थ्योरी थोड़ी सी बताऊंगा और एक सवाल पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि स्टोकियोमेट्री की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है। और फिर आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझाने के लिए भी कुछ सवाल लूंगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट है कि क्या इंफॉर्मेशन हमको मिलती है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से। तो हमेशा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन पहले चेक कर लेंगे हमेशा कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए, मेरा ये कहना है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखी कि N2 + 3H2 gives twice अमोनिया। तो N2 3H2 gives twice अमोनिया, रिएक्शन बैलेंस्ड है, ये हमेशा चेक कर लेंगे। तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है? देखिए, इनिशियली ध्यान दीजिएगा सब लोग कि N2 एक मॉलिक्यूल है, H2 एक मॉलिक्यूल है और अमोनिया एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल एटम से बनता है, ठीक है, तो जो कि उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, मतलब मॉलिक्यूल्स एटम से बनता है, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, जो भी उनकी वैलेंसी है उससे। तो N2 का एक मॉलिक्यूल H2 के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल देगा। तो यहां देखिए, हम लोग पहला जो नंबर रिलेशन कैसे लिख सकते हैं? 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। मतलब रिएक्शन हमें बता रही है कि N2 का एक मॉलिक्यूल H2 के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। जब भी H2 और N2 की रिएक्शन होगी अमोनिया बनाने के लिए, तो हमेशा N2 का एक मॉलिक्यूल तो H2 का 3। अगर हमने इसके 10 मॉलिक्यूल लिए तो इसके 30 मॉलिक्यूल, अगर इसके मैंने 10 लिए तो इसके 30, इसके 20 बनेंगे, जैसा कि ये लिखा हुआ। फिर इसी तरह अगर हमने इसके 2 लिए तो इसके 6 लगेंगे, इसके 4 बनेंगे, उसी रेशियो में बनेंगे। तो अगर हमने कहा x मॉलिक्यूल है इसके, तो इसके 3x हो जाएंगे और इसके 2x बन जाएंगे। तो सबसे पहले हमको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से पता चलता है कि नंबर रिलेशन, किसके कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट में स्पीसीज है उनके कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो। अब इसी को हमने क्या किया, x को Na कर दिया हमने, तो Na मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसके 3 Na होंगे और इसके 2 Na होंगे। तो और Na को हम लोग मोल कहते हैं, अवोगाड्रो नंबर है ये। तो 1 मोल N2 रिएक्ट करेगा 3 मोल H2 का और देगा हमको 2 मोल अमोनिया। इसका मतलब है नंबर रिलेशन से ही हम मोल रिलेशन पे आ गए। ध्यान रहे कि नंबर बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसी से हम मोल रिलेशन पे आ गए। कई बार क्या होता है कि बच्चा डायरेक्ट सीखता है कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से 2 मोल अमोनिया बनाएगा, तो पढ़ तो लेता है वो, लेकिन फील नहीं करता है। तो आप कहेंगे कि अगर इसके Na मॉलिक्यूल है तो N2 के, तो H2 के 3 Na मॉलिक्यूल है, अमोनिया के 2 Na बन रहे हैं, यही चीज मोल हो गई। सॉरी अब ये हो गया। अब दूसरी चीज है कि हमें पता है कि मोल होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट होता है N × M, खूब हमने इसको यूज किया है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मोल में मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो N2 का मॉलिक्यूलर वेट 28, तो 1 × 28 ग्राम N2
कंबाइन करेगा 3 इंटू 2, H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2, 3 इंटू 2 ग्राम तो 6 ग्राम H2 से, और हमको देगा 2 इंटू 17, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17, तो 34 ग्राम अमोनिया हमको देगा। तो देखिए हमने नंबर रिलेशनशिप था उससे मोल पे है, और मोल में मॉलिक्यूलर वेट, जो भी स्पीसीज इन्वॉल्व है उनके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे में हमें वेट रिलेशन मिल गया। वेट से मतलब मास 28 ग्राम N2 रिएक्ट विद 6 ग्राम और गिव्स 34 ग्राम अमोनिया। और इसके बाद गैसेस के लिए अब यहां पे सब गैसेस हैं, यहां पे सारे गैसेस हैं, ठीक है ना। तो गैसेस के लिए हम लोग जो है वॉल्यूम रिलेशन लिख सकते हैं। हमें पता है PV इक्वल टू nRT, तो प्रेशर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, R तो गैस कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स है। तो हम कह सकते हैं कि अगर N2 जो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स है, इसका मतलब है जो मोल्स का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का। तो अगर N2 का एक, यहां पे देखो हमने देखा था 1 मोल है, तो इसका अगर 1 वॉल्यूम होगा तो इसका 3 मोल है, तो इसका 3 वॉल्यूम होगा, इसका 2 मोल है तो ये 2 वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम से मतलब है अगर आप 1 लीटर लेंगे तो इसका 3 लीटर हो जाएगा, इसका 2 लीटर हो जाएगा। अगर आप इसका 1 ml लेंगे, इसका 3 ml हो जाएगा, इसका 2 ml हो जाएगा। हाँ, सबके टेम्परेचर प्रेशर सेम है, नो डाउट। एक ही वेसल में रिएक्शन हो रही है तो वहां टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेम रहेगी। तो यही आगे चल के गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स बन जाएगा कि वो जो वॉल्यूम्स है उनके जो रेशियो होते हैं वो सिंपल रेशियो होते हैं, ठीक है। तो हम वॉल्यूम रिलेशन पे आ गए। अगर कोई और टेम्परेचर प्रेशर होता, हम STP या किसी पे भी बात कर सकते हैं इसकी, तो वो मैं सवाल करते वक्त आपको बताऊंगा। तो मेरा ये कहना है कि इस तरीके से हमने ये 4 रिलेशन ले लिए, लेकिन ये वाला जो रिलेशन है वॉल्यूम ये गैसेस के लिए है, गैसेस के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहनी है, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसके x मॉलिक्यूल है, इसके 3x है, तो जोड़ के कितने हो गए, x और 3x 4x, लेकिन बन रहे हैं 2x। इसका मतलब है कि कोई भी रिएक्शन केमिकल हो रही है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के सारे मॉलिक्यूल्स का सम और प्रोडक्ट के सारे मॉलिक्यूल का सम होना जरूरी नहीं है। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंजर्व नहीं रहेंगे। यहां पर x मॉलिक्यूल है, इसके 3x है, जोड़ के 4x आ गया, और यहां पर 2x है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंजर्व नहीं है। रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के सारे मॉलिक्यूल इक्वल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग वैलेंसी से रिलेट हुए हैं। अब दूसरा, यहां 1 मोल N2 है, यहां 3 मोल है, तो टोटल हो गया 4 मोल और बना है 2 मोल। इसका मतलब है कि मोल्स भी कंजर्व होना जरूरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछा गया है। और अब इसके बाद 28 ग्राम N2 और 6 ग्राम, तो टोटल 34 ग्राम, तो ये 34 ग्राम बना। इसका मतलब है मास कंजर्व रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिकल रिएक्शन में कोई गैस ऐस कुछ भी बने वो बाहर नहीं जाना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम हम ले रहे हैं, ठीक है। और सारे रिएक्टेंट, सारे प्रोडक्ट का लिखना जरूरी है। तो ऐसे में रिएक्टेंट, सारे रिएक्टेंट का मास जोड़ के सारे प्रोडक्ट का मास वो सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि एटम्स कंजर्व्ड है केमिकल रिएक्शन में, तो उनके जो मास है वो कंजर्व रहेंगे, तो मास कंजर्वेशन लगेगा। बट याद रहे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम नहीं रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं रहेंगे। मतलब रिएक्टेंट के सारे मोल्स जोड़ दो और प्रोडक्ट के सारे मोल्स, वो इक्वल होना जरूरी नहीं है। कुछ केसेस में हो सकता है, अब जैसे मान लो मोल्स जैसे H2 + Cl2 गिव्स ट्वाइस HCl, तो वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग है, वो आ गया। इसका ये मतलब नहीं है कि कंजर्व रहेगा। इसके बाद देखिए वॉल्यूम, यहां पे देखिए 1 लीटर है, यहां पे 3 लीटर है, मिलके 2 लीटर बनाना है, तो वॉल्यूम भी कंजर्व होना जरूरी नहीं है। तो ये देखिए एक इंफॉर्मेशन हमको जो है बैलेंस केमिकल रिएक्शन से मिल गई। अब इसी को हम लोग सवाल करते वक्त अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, मैं एक सवाल करके आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तब हम लोग जो है JEE एंड नीट की प्रॉब्लम्स लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि एक, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके, ठीक है ना, मतलब आप इसको देख लीजिएगा पूरा जो मैंने लिखा है। एक और मैंने ग्लूकोज पे लिखा है ये, तो ग्लूकोज पे नंबर रिलेशन, मोल रिलेशन, मास रिलेशन, वॉल्यूम रिलेशन गैसेस के लिए। यहां गैसेस 2 ही हैं, 2 गैसें O2 और CO2, तो इन्हीं के लिए लिखा है मैंने। तो इसको आप देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ये पहले पूरा आप एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर ये
तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई डाउट हो इसमें रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड, तो मुझे मैसेज जरूर करेंगे, मुझसे बात करेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल लेके डिस्कस कर रहा हूं चीजों को, तो आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, एक बात और बता दूं यहां पर, देखिए आप ये भी कर सकते हैं कि आपने इसका मोल लिखा और इसका वेट, ये भी रिलेट कर सकते हैं। इसका 1 मोल इनटू 3 मोल का वेट 6 ग्राम है, तो आप इन दोनों को भी रिलेट कर सकते हैं। आप इसका वॉल्यूम ले लो, अब वहां टेम्परेचर प्रेशर आ जाएगा, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। आप इसका वेट ले लो, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेके भी रिलेट कर सकते हो। मैं यही करूंगा जिससे आपको काफी सीखने का मौका मिलेगा। और कुछ बढ़िया सवाल है वो जब हम लोग प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम्स करेंगे तब आपको समझ में आएगा ही, ठीक है। तो पहले मैं एक अपनी तरफ से प्रॉब्लम ले रहा हूं, ठीक है। ये सवाल ले रहा हूं मैं, देखिए ये एक रिएक्शन है, मैंने बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दे दी है। अब मैं प्रॉब्लम पहले एकदम ऐसी ले रहा हूं जिसमें आपको मैं बहुत सारी बातें सिखा सकूं। तो 2H2 गैस O2 गैस ट्वाइस H2O वाटर का फॉर्मेशन है। अब इसमें 10 ग्राम H2 रिएक्ट्स विद सफिशिएंट O2 एंड गिव्स H2O। बोल रहे हैं 10 ग्राम H2 का रिएक्ट कर रहा है O2 से और H2O दे रहा है, तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, एक चीज, और वॉल्यूम ऑफ O2 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पे कितना वॉल्यूम O2 का रिएक्ट करेगा, ये बताना है। इसका हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है और इसका दिया है मास। अब इस सवाल को जब मैं करूंगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे मैंने किया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करो कि सवाल में हमेशा मोल मोल रिलेशन लिख लो। सबसे पहले हमेशा मोल मोल रिलेशन लिख लो, सबसे पहले, वो आपको फायदा करेगा। तो देखो हमारे पास 2H2 गिव्स O2 गिव्स ट्वाइस H2O, ठीक। तो ये हमारे पास गैस है, ये लिक्विड बन गया है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस है ना ये। तो सबसे पहले मोल मोल रिलेशन लिख लो। तो 2 मोल H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल O2 एंड गिव्स 2 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। सबसे पहली लाइन आप हमेशा मोल मोल रिलेशन लिख लेंगे। आप कहेंगे नंबर या वेट क्यों नहीं, हमेशा मोल से नंबर में जाना, मोल से मास में जाना, मोल से वॉल्यूम में जाना इजी होता है, इसलिए पहले मोल मोल लिख लिया आपने। तो ये मोल मोल रिलेशन आ गया। तो 2 मोल H2 1 मोल O2। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 है, क्योंकि इसका 10 ग्राम दिया हुआ है, हमको इसका 10 ग्राम दिया हुआ है यहां ये, तो मैं इसको मास में कन्वर्ट कर लूंगा। और इस H2O के मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो इसको मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में और इसको वॉल्यूम में करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हो गया 2 × 2 4 ग्राम, इसका मतलब 4 ग्राम H2 रिएक्ट करेगा, इसको 1 मोल में ही रहने दो, 1 मोल O2 ये, और ये देगा 2 मोल है तो 2 × Na, ये H2O मॉलिक्यूल्स, इसको नंबर में बदल लिया हमने, ये आ गया। तो 1 ग्राम H2 कितना देगा, 1 ग्राम H2 रिएक्ट करेगा 1/4 मोल O2 से, ठीक है ना। और ये 2 × Na डिवाइड, यूनिटरी मेथड लगा रहा है, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 इतने H2O से, ये इतना H2O देगा। अब ये आ गया, तो 10 ग्राम कितने से देगा, मैं तुम्हारे लिए जानबूझ के इतने स्टेप लिख रहा हूं, वरना डायरेक्ट लिख सकता था। तो 10 ग्राम H2 1/4 × 10 इतने मोल O2 से रिएक्ट करेगा और हमको देगा 2 × Na/4 × 10 इतने H2O मॉलिक्यूल्स, नंबर है ये देगा। बस यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा हो गया 2.5 मोल O2, ये तो आंसर ही आ गया हमारा, ये हो गया 2 और ये 5, तो 5 × Na 6.02 × 10⁻23 इतने H2O बनेंगे, ये आंसर आ गया 10 ग्राम से। और इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम लगा दो nRT/P। अब आप क्या करो, यहां पर ये मोल की वैल्यू 2.5 मोल है ही, R.082, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ये। तो अब आपका ये वॉल्यूम जो आ गया ये लीटर्स में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने सवाल को सॉल्व किया।
तो मैं ये कहना चाहता हूं देखिए सबसे पहले मोल मोल रिलेशन लिख लीजिए, सबसे पहले मोल मोल रिलेशन आप लिख लीजिए, ठीक है। और मोल मोल से फिर जिसको वेट में निकालना हो या दिया हो उसको मास में कन्वर्ट कर लीजिए मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करके, और जिसको नंबर चाहिए उसमें एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जिसमें वॉल्यूम चाहिए वो मोल में ही निकालते जाइए, और जब फाइनल आ जाए कि 10 ग्राम से इतने मिले हैं मोल, तब उसमें PV = nRT अप्लाई कर दीजिए। तो चाहे आपको अब मोल निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, मास निकालना हो, सब चीजें आ जाएंगी। लिक्विड्स के केस में मान लेते हैं, लिक्विड्स के केस में आपने मोल्स निकाल लिए और वॉल्यूम उन्होंने दिया है, तो आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब आप कंसंट्रेशन के लेक्चर पढ़ चुके हैं, उसके सवाल आप काफी सारे सवाल कर चुके हैं, जितने प्रीवियस ईयर्स में आए वो आप कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग इस थ्योरी को यूज करेंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अब यहां पे चूंकि स्टोइकियोमेट्री में एक सवाल से समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, मैंने सवाल से समझाया है। मैं चाहता हूं कि एक सवाल मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूं, इसको आप कर लीजिएगा, फिर मैं थोड़ा लिमिटिंग रिएजेंट आपको बता दूं। ये वाला सवाल आप कर लीजिएगा अपने से, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एक ये सवाल है, मीथेन का कंबशन है। देखो मीथेन कंबशन है मीथेन का, तो इसका मतलब है CH4 का O2 से रिएक्शन, तो CO2H2O बनता है, ये CO2H2O। तो यहां पर बैलेंस कर लेना है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। 1 है यहां, 4 है तो 2, तो 2 2 4, तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन है तो 2 हो गया। अब बैलेंस करके इससे आप सवाल कर लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा कहना है कि ये आपको मैंने थ्योरी बताई कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से कैसे सवाल लगाते हैं। अब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं आपको 2 सवाल से आपको बताऊंगा, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 2 सवालों से बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा आपको। ये सब मैं थ्योरी बता रहा हूं, अभी मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन नहीं, अभी तो मैं थ्योरी रिवाइज कर रहा हूं। अब फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेंगे तो आपको काफी फायदा होगा, ठीक है। तो देखिए मेरा ये कहना है, पहले वाले सवाल में कहा गया है कैलकुलेट मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड व्हेन 10 मोल H2 इज रिएक्टेड विद O2। तो यहां पर देखिए, यहां पर H2 हमको पता है रिएक्शन 2H2 O2 गिव्स ट्वाइस H2O, ये हमें पता है। अब ये बोल रहे हैं कि 10 मोल H2 रिएक्ट विद O2, तो इसका जब 10 मोल हम लेते हैं, जब हम इसका 10 मोल लेंगे, इसका 10 मोल लेंगे तो ये कितना बनेगा ये बताना है। अब O2 के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, O2 के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तो देखिए मेरा ये कहना है कि इसका मतलब है कि H2 से वो पूछ रहे हैं कि H2 के जब 10 मोल रिएक्ट करेंगे तो H2O कितना बनेगा। तो O2 के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, इसका मतलब O2 सफिशिएंट रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब है 10 मोल H2 से रिएक्ट करने के लिए जितना O2 चाहिए वो सफिशिएंट रहा होगा, इसलिए कुछ कहा नहीं गया है। तो बस यहां तो बहुत आसान हो गया, 2 से 2 मिलता है, तो 10 मोल H2 से 10 मोल H2O मिलेगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अभी मैंने लिमिटिंग नहीं बताया, अभी तो मैंने एक सवाल से समझाया आपको कि यहां देखिए O2 के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसका मतलब O2 सफिशिएंट रहा होगा। लेकिन अब अगला सवाल देखिए, कैलकुलेट मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 10 मोल H2 इज रिएक्टेड विद 4 मोल्स O2। अच्छा यहां पे एक बात बता दूं, देखिए स्टोइकियोमेट्री यहां पे आपसे कह रही है, स्टोइकियोमेट्री कि 2 को चाहिए 1, तो 10 मोल को चाहिए, रिक्वायर्स 5 मोल O2। देखिए 2 को चाहिए 1, तो 20 को चाहिए 10, मतलब आधा चाहिए, तो 10 को चाहिए 5 मोल O2। कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब है सफिशिएंट ऑक्सीजन रही होगी। लेकिन दूसरे सवाल में देखिए, वो कह रहे हैं मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 10 मोल H2 इज रिएक्टेड विद 4 मोल्स O2। अब की बार उन्होंने O2 के बारे में दे दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब देखिए हम फिर से रिएक्शन लिख रहे हैं जिससे आपको चीज समझ में आ जाए। 2H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2O। अब हमें पता है कि इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, ठीक, या यूं कह लो कि O2 का 1 मोल इसके H2 के 2 मोल से रिएक्ट करता है।
तो ये बताओ 4 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? 8 मोल से, 8 मोल से रिएक्ट करेगा। और गिवन क्या है? गिवन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा इसको। गिवन क्या है इसमें? जो गिवन है वो दिया हुआ है इसका 10 मोल और इसका 4 मोल। इसका मतलब है कि इसका 4 मोल O2 इसके 8 मोल से रिएक्ट कर जाएगा और इसका 2 मोल H2 अनरिएक्टेड होगा, अनरिएक्टेड होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब की बार हमको ये पता चल रहा है कि जो, ध्यान दीजिएगा सब लोग, 10 मोल H2 है वो पूरा कंबाइन ही नहीं कर रहा है, उसमें से 2 मोल अनरिएक्टेड है, पूरा रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। भाई अभी अभी हमने यहां बताया आपको, अभी अभी आपको बताया कि 10 मोल H2 के लिए चाहिए 5 मोल O2, यहां तो 4 ही दिया है। इसको कहते हैं O2 को लिमिटिंग रिएजेंट, जो रिएक्शन में पूरा खत्म हो गया है। ऐसे चाहे जैसे देखो 4 को 8 चाहिए तो 4 O2, 4 मोल O2 8 मोल H2 से रिएक्ट कर गया। दिया है 10 तो वो 2 अनरिएक्टेड रहेगा, तो O2 पूरा रिएक्ट कर गया, तो इसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। हमेशा जब भी लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल हो तो हमेशा याद रखिएगा, पहचानने का तरीका यह है कि दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। देखिए ऊपर वाले सवाल में उन्होंने कहा कि बार बार इसको सुनिएगा, हो सकता, चूंकि मैं जल्दी जल्दी चीजें रिवाइज करा रहा हूं, अगर आपको ना समझ में आए तो मेरा डिटेल्ड लेक्चर इसमें देखिए जिसमें मैंने 1 घंटा यही समझाया है। ठीक है, यहां तो 5 मिनट में कह रहा हूं सो दैट हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि यहां 10 मोल H2 O2 से रिएक्ट कर रहा है, कितने से? 5 मोल चाहिए हो, कुछ नहीं कहा गया, सफिशिएंटली रहा होगा। और यहां पर कह दिया गया नहीं 4 मोल है, अब हम देख रहे हैं 10 को चाहिए 5, दिया है 4, तो इसका मतलब है सफिशिएंट नहीं है। जब भी दोनों का दिया जाए तो समझ जाना कि लिमिटिंग रेंज का सवाल है, आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई पूरा खर्च हो रहा है, कोई बच रहा है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि जिसका बच रहा है कितना फ्रैक्शन बच रहा है, कितना परसेंटेज बच रहा है, वो तो सवालों में आएंगे तो देखेंगे। ठीक है, अब सवाल कैसे करेंगे? देखिए अब सवाल तो बहुत आसान है। सवाल हम इस तरह करेंगे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, हमको पता चल गया कि O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट ये पूरा रिएक्ट करेगा, तो 1 मोल दे रहा है 2 मोल H2, तो 1 मोल O2 हमको देता है 2 मोल H2O, तो 4 मोल O2 कितना देगा? क्योंकि 4 ही यूज हुआ है, पूरा यूज हो रहा है, तो 4 मोल O2 देगा 8 मोल H2O। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर हो गया। तो दोनों सवालों को आप कंपेयर करिए, दोनों सवालों को आप कंपेयर करिए, दोनों सवालों को, कि यहां भी 10 मोल H2 है तो 5 मोल H2O बना, सॉरी 10 मोल H2O बना, 5 मोल O2 से रिएक्ट करेगा, कुछ कहा नहीं गया तो सफिशिएंट था, तो यहां 10 मोल H2O आंसर है। और नीचे वाले में भी 10 मोल H2 है, लेकिन जो H2O बना वो 8 मोल बना, क्योंकि 10 मोल H2 के लिए जो ऑक्सीजन थी वो सफिशिएंट नहीं थी, तो ऑक्सीजन कम पड़ रही थी, ऑक्सीजन पूरा खर्च हो जा रही थी, तब भी H2 बच जा रहा था, तो O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। इसको मैं एक एनालॉजी से भी समझाता हूं, यहां मैंने एक लिख रखा है, मैं इसको क्लास में समझाता हूं कि जैसे कोई बच्चा स्कूल से घर गया और देखा घर में ताला लगा हुआ है, तो उसने अपनी मदर को फोन किया, तो उन्होंने बताया हम लोग जरूरी काम से चले गए हैं और पड़ोसी के यहाँ चाबी है, ले लेना, और किचन में आलू के पराठे रखे हुए हैं, खा लेना, ये कहा। ठीक। और दूसरे केस में एक और बच्चा घर गया, ताला लगा हुआ था, फोन किया तो पता चला कि लोग बाहर गए हैं, और कहा पड़ोसी के यहाँ चाबी है, और अब की बार जो दूसरा बच्चा है उनकी मदर ने कहा कि किचन में आलू के 3 पराठे रखे हुए तो खा लेना। अब देखिए 2 आंसर हैं, यहां 2 आंसर हैं। एक में कहा है, जो फर्स्ट बच्चा था उनकी मदर ने कहा पराठे रखे हुए खा लेना, और दूसरे बच्चे की मदर ने कहा कि 3 पराठे रखे हुए खा लेना। तो मैं क्लास में ये सवाल पूछता हूं कि दोनों आंसर में एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है। अब जब मैं पूछता हूं कि क्या डिफरेंस है, तो कई बच्चे बोलते हैं कि यहां एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है, यहां नहीं है। नहीं, ठीक है ना। यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर मदर ने कहा कि पराठे रखे हुए खा लेना, और दूसरे बच्चे की मदर ने कहा 3 पराठे रखे हुए खा लेना। ठीक है। अब दोनों में, पहले वाले में ये मतलब है कि मदर को तो पता है कि उनका बच्चा कितने पराठे खाता है, इसका मतलब है कि बच्चा जितने पराठे खाता है, मान लो 2 खाता है या 3 खाता है, तो वहां उससे ज्यादा ही रखा है, मदर को ये बात पता है।
हो सकता है 4-5 पराठे रखे हुए आलू के, तो उनको तो पता है कि उनका बच्चा कितना खाता है, तो इट मीन्स कि जितना चाहिए उनके बच्चे को पराठे उतने हैं, सफिशिएंट है, इसलिए उन्होंने नंबर मेंशन नहीं किया, इसलिए नंबर नहीं मेंशन किया। आप मेरे इस चीज से देखिए ना, यहां पर 10 मोल H2 से O2 कितने मोल रिएक्ट करेगा ये नहीं दिया गया, मतलब सफिशिएंटली रहा होगा। लेकिन दूसरे केस में देखिए कि मदर ने कहा कि 3 पराठे रखे हुए खा लेना। इट मींस मदर को डाउट है कि उनका बच्चा कभी 3 पराठे खाता है, कभी 4 पराठे खाता है। मोटा बच्चा होगा, 4 आलू के पराठे खाता होगा, तो जब 4 पराठे खाता होगा तो कम भी पड़ सकता है। तो उन्होंने पहले ही क्वांटिटी मेंशन कर दी कि बेटा तुमको इसी में एडजस्ट करना है, इसी में एडजस्ट करना है। मतलब उन्होंने कह दिया कि 3 पराठे रखे हुए, मतलब काम चला लेना इससे, और नहीं रखे हैं। अगर तुमको और हो तो फिर 3 ही रखे हुए, जल्दीबाजी में 3 ही तुम्हारे लिए बना पाए, जो भी रीजन रहो। तो कहने का मतलब है कि एक में क्वांटिटी मेंशन नहीं की गई है, इट मींस हो सकता है वहां 2 ही पराठे रखे हों इस वाले केस में, लेकिन उनको पता था, मदर को पता था कि मेरा बच्चा 2 से ज्यादा पराठे खाता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने क्वांटिटी मेंशन ही नहीं की। क्या जितना चाहिए उसको उतना सफिशिएंट है। यहां पे दूसरे केस में बच्चे की मदर को डाउट था कि और थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इसलिए उन्होंने इसको क्वांटिटी मेंशन की। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो लिमिटिंग रीजन के सवाल पहचानने का तरीका क्या है? लिमिटिंग रीजन के सवाल पहचानने का तरीका यह है कि हमेशा जब भी दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो समझ जाना लिमिटिंग रीजन का सवाल है। अब इसके सवालों को कैसे करते हैं, एक सवाल मैं करके दिखाता हूं। मोल्स के टर्म्स में देखूंगा, फिर एक सवाल और कर दूंगा मास के टर्म्स में। ठीक है, अब जैसे ये सवाल दिया है मोल्स के टर्म्स में कि 5 मोल्स N2 रिएक्ट विद 10 मोल्स H2, कैलकुलेट मोल्स ऑफ अमोनिया सो प्रोड्यूस्ड। ठीक है, देखिए ये सवाल मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, ये सवाल इसलिए कि जिससे आपको थ्योरी पढ़ना आसान लगे। सॉरी, न्यूमेरिकल जब थ्योरी आप पढ़ लोगे, एक बार मेरे टर्म्स में पढ़ लोगे, तो आपको शायद सवाल करना आसान लगे। और दूसरा एक और फायदा है कि मैं जब समझाऊंगा तो चूंकि मैंने एक बार थ्योरी बता रखी होगी, तो मुझे आसान रहेगा चीजों को बताने में। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे जिन्होंने मुझसे थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो जब मुझसे नहीं पढ़ी है तो अगर मैं डायरेक्ट उनको सवाल बताता हूं तो वो शायद अटक सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। अब उनको फायदा होगा, ठीक है ना। तो अब मेरा ये कहना है कि जैसे ये सवाल है 5 मोल N2 रिएक्ट विद, तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख लो, N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस अमोनिया। ये हमेशा क्या करो, ये बैलेंस्ड है तो लिख लिया करो BCR, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब पहले रिक्वायर्ड लिख लो, रिक्वायर्ड है, यहां 1 है, तो रिक्वायर्ड क्या है, इसका 1 मोल, इसका 3 मोल, मोल के टर्म्स में है। ठीक है, 1 का 3 और दिया है 5 और 10। ठीक, तो 1 का 3, और अब यहां गिवन भी लिख लो, गिवन क्या है 5 मोल को 10 मोल। ठीक है, ये H2 के लिए है, ये N2 के लिए। तो 1 को 3 चाहिए, मतलब 5 को 15 चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, याद रहे। 1 को 3 चाहिए तो 5 मोल को 15 मोल चाहिए, और दिया 10 मोल है, तो हमको यहां देखते ही पता चल रहा है कि 5 को चाहिए 15 और 5 को दिया गया है 10। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कह रही है 1 को 3 मतलब 5 को 15 चाहिए, और दिया है 5 को 10, मतलब हमको समझ में आ रहा है H2 कम दिया है, तो H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है ना। अब इससे एक और चीज पता चलती है कि आप कहोगे देखो ये 5 मोल N2 है और ये 10 मोल H2 है, ये ज्यादा है फिर भी ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो याद रहे कि स्टार्टिंग के मोल्स या मास देख के मत कह देना कि जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या डिमांड करती है, ये इंपॉर्टेंट है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या डिमांड करती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आपसे कहना है कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन 15 डिमांड कर रही है और है 10, तो H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। बस अब जो लिमिटिंग रिएजेंट है उससे सवाल लगा दो, उससे हमेशा सवाल करना आसान रहेगा। तो हमें पता है 3 मोल देता है 2 मोल अमोनिया, तो हमें पता है 3 मोल H2 देता है 2 मोल अमोनिया, तो 1 मोल H2 देगा 2/3 मोल अमोनिया। तो 10 मोल है, ये 10 मोल लिया, वो तो पूरा यूज हो रहा है, तो 10 मोल H2 हमको देगा 2/3 × 10 इतने मोल अमोनिया। यही हमारा आंसर है, आप देख लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। हमेशा देखिए इसमें तरीका क्या है, तरीका यह है कि
क्या करना होता है, ये देखिए रिक्वायर्ड क्या है और गिवन क्या है। तो गिवन और रिक्वायर्ड को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। फिर लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन सॉल्व कर दो, लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ये मैंने मोल्स के टर्म्स में बताया, मास के टर्म्स में है तब भी आप यही करेंगे, बस मोल में मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करके मास का रिक्वायर्ड और गिवन निकाल लेंगे। एक सवाल देख लेते हैं, जैसे ये है, पूछा गया है 10 ग्राम H2 reacts with 50 ग्राम O2, कैलकुलेट द वेट ऑफ H2O सो प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो पहले रिएक्शन हमेशा बैलेंस लिखिए, तो ये हो जाएगा 2H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2O। तो पहले रिक्वायर्ड मास रेशियो, रिक्वायर्ड मास रेशियो देख लो। तो मेरा ये कहना है कि रिक्वायर्ड मास रेशियो ये है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट है 2, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 2, तो 2 इंटू 2 4 ग्राम। अरे उज्जवल, अरे आवाज आ रही है भाई, क्या कर रहे हो? अरे वहां की आवाज नहीं आती क्या? तो देखिए, तो रिक्वायर्ड मास रेशियो क्या है, 2 इंटू 2 4 ग्राम, इसका M 32, तो यहां पे 4 ग्राम तो 32 ग्राम O2 से रिएक्ट कर रहा है, तो 1:8 का रेशियो है, ये है, ये हमारा रिक्वायर्ड है। और अब गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, गिवन है 10 ग्राम 50 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, 10 ग्राम 50 ग्राम से, ये ग्राम, तो 1 को 8 चाहिए, तो 10 ग्राम को 80 ग्राम चाहिए भाई, 10 ग्राम को 80 ग्राम चाहिए। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर 1 को 8 ग्राम चाहिए मास रेशियो, ये रिक्वायर्ड है, तो 10 को 80 ग्राम चाहिए, दिया है 10 को 50 ग्राम, बस समझ गए, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, बस ये मास के टर्म्स में है, बस इसी से निकाल लो। ठीक है, अब इसी से सवाल कर देते हैं। कैसे सवाल करेंगे कि हमको पता है इसका 4 ग्राम 32 ग्राम, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 18, तो 18 इंटू 2 36 ग्राम H2O बनता है, तो 32 ग्राम O2 देता है 36 ग्राम H2O, ये तो 50 ग्राम कितना देगा, क्योंकि 50 ग्राम O2 पूरा यूज हो रहा है, तो 1 ग्राम O2 देगा 36/32, इतने ग्राम H2O, तो 50 ग्राम O2 36/32 इंटू 50, इतने ग्राम H2O, ये आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। 32 ग्राम इतना, तो 1 ग्राम 32 ग्राम 50 इंटू कर दिया। तो इस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट के सवाल करेंगे। अब और भी चीजें हैं, वो सवालों के बीच बीच में जब आएंगी तो मैं डिस्कस करूंगा। यहां मैंने आपसे शॉर्ट में एक बार स्टोइकियोमेट्री की प्रॉब्लम बैलेंस केमिकल रिएक्शन से कैसे करेंगे। एक और टेक्निक बताऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, वो सवाल में जब लूंगा तब सिखा दूंगा। उसमें हम एटम कंजर्व कराते हैं, पहले से बैलेंसिंग नहीं करते हैं, बिना बैलेंस किए, बिना पूरी रिएक्शन लिखे बिना हम जो है सवाल सॉल्व करेंगे, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन।